नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी ट्रिपल लेखपाल के सामान्य अध्ययन सीरीज का 19वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। यहाँ आपको सही सुमेलित करना है। यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह दिया गया है, उसे किस वर्ष अपनाया गया है उसी क्रम यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है इसे 1963 में अपनाया गया था। और भारत का राष्ट्रीय पशु जो बाघ है इसे वर्ष 1972 में अपनाया गया था। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ था। और राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह जो कुछ इस प्रकार का होता है, इसे वर्ष 2010 में अपनाया गया था और इसे तमिलनाडु के उदय कुमार ने बनाया है। यह नाम आप लोग जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि बार बार परीक्षा में यह नाम भी पूछता रहता है। इसे जो है उदय कुमार ने बनाया है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम गीत जो है कर दे कमाल तू जो सॉन्ग है, इसे किसने गाया है? अरिजीत सिंह, सोनू निगम, संजीव सिंह या कैलाश खेर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी संजीव सिंह ने कर दे कमाल तू सॉन्ग जो है गाया है, जो भारत के पैरालंपिक दल के लिए थीम सॉन्ग बनाया गया था। और यह जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के निवासी हैं। यह यूपी स्पेशल भी है और इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसे जो हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने इसे लॉन्च किया था। और टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कुल 54 जो सदस्य हैं खिलाड़ी वो भाग लिए थे। और भारत की जो रैंकिंग थी टोक्यो पैरालंपिक में वह 24वीं थी। और इसमें भारत ने कुल 19 पदक जीता था, जिसमें 5 गोल्ड था, 8 जो सिल्वर थे और 6 जो है कांस्य पदक थे। तो टोटल 19 पदक भारत ने जीता था टोक्यो पैरालंपिक में। और भारत की जो रैंकिंग थी वह 24वीं थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है वह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोरारजी देसाई, बीपी मंडल, काका कालेलकर या शिव प्रसाद सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था। और इसका जो गठन है वह 1979 में इसका गठन किया गया था। और बाद में जो है इसी के कहने पर 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में ओबीसी को दिया गया है। और पहला पिछड़ा आयोग का जो गठन है वह वर्ष 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की जो स्थापना की गई है वह 1993 में की गई है। और इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष होते हैं और 1 उपाध्यक्ष और 3 जो है अन्य सदस्य होते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 5 जनवरी, 23 जनवरी या 11 नवंबर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और यह सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म वह 23 जनवरी 1897 में हुआ था। और इनका जन्म कटक में हुआ था। और वर्ष 2022 में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। और भारत का एक द्वीप है रॉस द्वीप था, अब उसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रख दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पायरोडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? B5, B3, B6 या B7? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। B5 का जो रासायनिक नाम है वह पेंटोथेनिम है। B3 का जो रासायनिक नाम है वह नियासिन है। और B7 का जो रासायनिक नाम है वह बायोटीन है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी B6। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2022 ओलंपिक तक किस खेल को गोद लेने की घोषणा की है? तैराकी, जेवलिन, कुश्ती या बैडमिंटन? तो इसका जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कुश्ती को वर्ष 2022 तक
जो ओलंपिक होने वाला है उसको गोद लिया है, और यह बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से उड़ीसा सरकार ने हॉकी को गोद लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी ने 41 साल बाद जो है कांस्य पदक जीता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया? लंदन, टोक्यो, शंघाई या एम्स्टर्डम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, एम्स्टर्डम में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जो है वह खोला गया है। और यह कुल 4500 किलोग्राम का है, और इसकी जो कुल लंबाई है वह 40 फीट है। और इसका जो अनावरण है वह नीदरलैंड की महामहिम रानी मैक्सिमा ने किया है। बात करते हैं एम्स्टर्डम की, तो यह जो है नीदरलैंड की राजधानी है, और यहाँ की जो करेंसी है वह यूरो है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? हबीबगंज, गोरखपुर, खड़गपुर या हावड़ा जंक्शन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, हबीबगंज। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन जो है वह हबीबगंज है। अब इसका जो नाम है वह रानी कमलापत स्टेशन कर दिया गया है, और यह एमपी में स्थित है। और इसके लिए कुल 450 करोड़ रुपये खर्च करके जो है इसे 5 सितारा होटल की तरह बनाया गया है। यह तो भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन है। अगर बात करते हैं भारत की पहली निजी ट्रेन की, तो उसका जो नाम है वह तेजस है, और यह लखनऊ से दिल्ली की मध्य चलाई गई है। और रानी कमलापत स्टेशन जो है वह ISO प्रमाणित होने वाला पहला स्टेशन बना है, जो आपका एमपी में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। यह किस नदी पर स्थित है? यह जो जलप्रपात है यह आपका जलप्रपात है, और इसकी जो कुल लेंथ है वह 90 मीटर है। यह जो जलप्रपात है यह इंद्रावती नदी पर स्थित है, और यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, और इंद्रावती नदी जो है यह गोदावरी की एक सहायक नदी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आधारभूत उद्योग के अंतर्गत कौन एक शामिल नहीं है? कोयला, उर्वरक, ई कॉमर्स या सीमेंट? भारत में कुल 8 जो है आधारभूत उद्योग हैं। इनमें रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक जो है शामिल हैं। तो इसमें जो है ई कॉमर्स जो है वह शामिल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी है, ई कॉमर्स हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। महाराष्ट्र में अजंता गुफाएं स्थित है, यह किस नदी किनारे स्थित है? बाघ नदी, कृष्णा नदी, बाघोरा नदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, बाघोरा नदी किनारे जो है अजंता की गुफाएं स्थित हैं, और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और इस गुफा में कुल 29 गुफा हैं। अजंता गुफाएं में कुल 29 गुफाएं हैं, और वर्ष 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। MS-DOS का विमोचन सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? 1986, 1981, 1987 या 1995? 1985। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, 1981 में MS-DOS का विमोचन किया गया था, और यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है वह 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर किया था। और माइक्रोसॉफ्ट जो है यह एक विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, और वर्तमान में जो इसके CEO हैं वह सत्या नाडेला जी हैं। सत्या नाडेला वह माइक्रोसॉफ्ट के जो है CEO हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। तटीय राज्यों की लंबाई के क्रम में जो है आपको आरोही क्रम में सजाना है। यहाँ पे 4 राज्य दिए गए हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं इधर अरब सागर है और इधर जो है बंगाल खाड़ी है, और यह जो है भारत के तटीय राज्य हैं। और भारत के तटीय राज्य कुल जो है वह कुल 9 है। यह आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। तो इनमें जो है तमिलनाडु की जो तटरेखा है वह कुल 906 किलोमीटर है। महाराष्ट्र की जो तटरेखा है वह 652 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश जो तटरेखा है वह कुल 973 किलोमीटर है। और गुजरात की जो तटरेखा है जो भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है वह 1214 किलोमीटर है। तो इससे जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और भारत के सभी राज्यों में जो तटरेखा वाले राज्य हैं उनमें सबसे बड़ी तटरेखा वह आपके गुजरात की है, और सबसे छोटी जो तटरेखा है वह आपके गोवा की है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और भारत कुल 9 राज्य हो तटीय है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? प्रश्न छोटे टॉपिक से भी पूछे जा सकते हैं, परंतु जरूरी नहीं कि सबसे छोटा या सबसे बड़ा ही पूछा जाए। प्रश्न जो है बीच में से भी पूछा जा सकता है।
ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। यहाँ पर उनका मैप भी प्रदर्शित किया गया है, जिससे आप लोगों को काफ़ी आसानी हो। यहाँ पर एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया है। तो टोटल जो है विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जिनमें यहाँ पर क्षेत्रफल दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह आपका एशिया है, दूसरे स्थान पर अफ्रीका आता है, तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका है, चौथे स्थान पर दक्षिणी अमेरिका है और 5वें स्थान पर आपका अंटार्कटिका है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह अंटार्कटिका हो जाएगा। और इसके बाद यूरोप आता है और अंतिम पर जो है वह ऑस्ट्रेलिया आता है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है, सबसे छोटा जो महाद्वीप है वह आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछ देता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वह आपका यूरोप होगा। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगर ओवरऑल पूछता है तो आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। अगर प्रश्न जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया में निवास करती है, फिर अफ्रीका में, उसके बाद यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका और इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। अंटार्कटिका में जो है कोई अस्थायी निवासी नहीं होता है। तो यह जो है जनसंख्या क्रम हो गया और इससे पहले जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोग पहले देख ही चुके हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यूरोपीय यूनियन में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 22, 27, 25 या 20? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी। वर्तमान में जो है यूरोपीय यूनियन में कुल 27 देश हैं। इससे पहले 28 हुआ करते थे। कुछ वर्ष पहले जो है इंग्लैंड जो है यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है और इन देशों में कुल 19 देश जो है वो अपनी करेंसी यूरो को इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वह बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड या लद्दाख? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी। मुलिंगला दर्रा जो है यह उत्तराखंड में स्थित है और यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, बांसुरी, वीणा या सरोद? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी। अमजद अली खां जो है वह सरोद बजाते हैं और इन्हें जो है वर्ष 2001 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब रखा गया था? 1963, 1965, 1955 या 1960? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 1963 में जो है पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी रखा था और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की सरकार के विरुद्ध रखा था। और प्रस्ताव के पक्ष में कुल 62 वोट पड़ते हैं और प्रस्ताव के विरोध में जो है कुल 347 वोट पड़ते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने नागालैंड में शहरी विकास परियोजना का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन के ऋण की मंजूरी देने की घोषणा की है? $2 मिलियन, $3 मिलियन, $4 मिलियन या $6 मिलियन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए $2 मिलियन की घोषणा जो है एडीबी ने नागालैंड में शहरी विकास परियोजना के लिए प्रदान करने की घोषणा की है। एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना है वह वर्ष 1966 में की गई थी और इसके जो कुल 68 सदस्य देश हैं और भारत भी जो है एशियाई विकास बैंक का एक सदस्य है और इसका जो मुख्यालय वह मनीला में स्थित है और मनीला जो है यह फिलीपींस में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। दस्त ए काबिर जो मरुस्थल है यह किस देश में स्थित है? सोमालिया, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन या ईरान? तो यहाँ पे आप लोग मैप देख रहे होंगे तो यह जो है ईरान में स्थित है। दस्त ए काबिर जो मरुस्थल है यह ईरान में स्थित है और ईरान की जो राजधानी है वह तेहरान है और यहाँ की जो करेंसी है वह रियाल यहाँ की करेंसी है। और ईरान का जो पहले जो जाना जाता था वह फारस के नाम से जाना जाता था ईरान को। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2011, 2012, 2013 या 2014? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी दुनिया भर में शीर्ष 10 सबसे बेस्ट हवाई अड्डों की सूची में 2021 में कौन सा हवाई अड्डा जो है पहले स्थान पर रहा है इस सूची में? अटलांटा, डलास फोर्ट वर्थ, डेनवर या लॉस एंजल्स? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यह जो है अटलांटा हवाई अड्डा जो है सबसे शीर्ष पर रहा है सबसे बेस्ट हवाई अड्डों की सूची में। दूसरे स्थान पर डलास फोर्ट वर्थ रहा है और टॉप 10 में जो है 8 अमेरिका के एयरपोर्ट शामिल हैं और दो जो है वह चाइना के शामिल हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां सदस्य कौन सा देश बना है? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या मालदीव?
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए नेपाल बना है 105वां सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वह भारत के गुरुग्राम में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम या पंजाब? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन की जो है शुरुआत की है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा है वह इसी वर्ष 2022 तक रखा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या यह लक्ष्य पूरा हो सकता है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लुक ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई? नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या चंद्रशेखर राव? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए नरसिम्हा राव। लुक ईस्ट नीति जो है वह प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने शुरू की थी और इन्होंने यह नीति 1991-92 में शुरू की थी और यह नीति 2014 तक लागू हुई है। और हमारे जो नए प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इस नीति की जगह पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वह शुरू की है इसकी जगह पर। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।